अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जहाज़ के अर्शे पर आकर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ था। इस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। कोई 1 घंटे बाद जहाज़ की सीढ़ी उठा दी गई। जेटी के लोहे की बड़ी बड़ी मेखों पर से रस्से खोलकर जहाज़ के ऊपर उछला दिए गए थे। फिर जहाज़ के इंजन स्टार्ट हो गया और 3 वसल देकर जहाज़ ने जेटी से हटना शुरू कर दिया। टाली मीनार से हिंदुस्तान के साहिल की रोशनियों की लकीर दिखाई देने लगी। कुछ ही देर बाद जहाज धनुषकोडी की जेटी के साथ आकर लग गया। यहाँ भी थोड़ी बहुत चेकिंग होती थी। मैं पूरी तरह तैयार था। सभी कस्टम वाले तामिल थे। मेरे परमिट को देखकर कस्टम ऑफिसर ने मामूल के मुताबिक फाड़कर टोकरी में फेंका। मुझसे मेरा नाम और मद्रास का एड्रेस पूछ कर लिखा। मैंने यूं ही एक फर्जी नाम और एड्रेस उसे बता दिया। मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। खुदा का शुक्र अदा किया कि यह मरला भी बखैर खूबी गुजर गया। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर मद्रास जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उसमें सवार हो गया। डब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था, लेकिन मुझे बर्थ मिल गई थी। आधे घंटे बाद ट्रेन चली। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि जब मैं दिल्ली अपने मोती नगर वाले बंगले पर पहुंचूंगा और सजादा से मिलूंगा तो उनका रद्द अमल क्या होगा। मेरा हुलिया पहले ही काफ़ी उलझा हुआ था। उन्हें सुनाने वाली कहानी मैंने पहले ही से जहन में तैयार कर रखी थी। बस अब मुझे यही फिक्र थी कि किसी तरह महफूज तरीके से दिल्ली पहुंच जाऊं। वहां पहुंचने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं थी। वहां तो मैं वजीर आजम के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी के अहम तरीन ओहदे पर फैज था। धनुषकोडी से मद्रास हो फिर मद्रास से दिल्ली तक का सफ़र बड़ा लंबा था, मगर अब मुझे कोई तशवीश नहीं थी। मैं इंडिया की मरकजी हुकूमत के एक अहम महकमे का अफसर था और डाकुओं के निर्गत से फरार होकर वापस अपने घर जा रहा था। मद्रास से मैं दिल्ली की ट्रेन में सवार हो गया। अब मैं आज़ादी से प्लेटफार्म पर उतरकर चहलकदमी करता, चाय वगैरह पीता, इस तरह सफ़र तय होता चला गया और आखिरकार मेरी मंजिल आ गई। और ट्रेन सुबह के वक्त जब सूरज तलू हो रहा था दिल्ली के जंक्शन में दाखिल हो गई। मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने मोती नगर वाले बंगले पर आ गया। बंगला वीरान था, उसका छोटा गेट बंद था। मैं गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरा गोरखा चौकीदार मुझे देखकर वहीं ठुठक गया। फिर उसने मुझे पहचान लिया और दौड़कर मेरे कदमों को छुआ। भगवान ने बड़ी कृपा की, आप आ गए सर, आप आ गए। मैं सजादा बीबी को फ़ोन करता हूँ, उनकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने कहा मैं खुद फ़ोन करता हूँ सजादा को, तुम चाय तैयार करो। खूब बड़ी मुश्किल से डाकुओं के चुंगल से निकल भागा हूँ। वो लोग मेरे अलावा कोई सामान चुरा कर तो नहीं ले गए थे। चौकीदार ने जल्दी से कहा, नहीं, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। मुझे बेहोश करके आपको उठा ले गए थे सर, मुझे क्षमा कर दें, मैं होश में नहीं था, वरना अपनी जान कुर्बान कर देता। मैंने नेपाली चौकीदार की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं जानता हूँ तुम बड़े बहादुर हो, मगर वो डाकू पक्के गुंडे थे, उन्होंने मुझे भी बेहोश कर दिया था। जल्दी से चाय बना कर ले आओ। मेरे छोटे से बंगले के तीनों कमरे चौकीदार ने झाड़ पूंछ कर साफ सुथरे कर रखे थे। मैंने दीवार पर लगी अपनी माता जी की तस्वीर को एक नज़र देखा। उन पर चौकीदार ने गेंदे के ताज़ा फूलों का हार डाल रखा था। मैंने फ़ोन उठाकर सजादा का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से उसकी माता ने फ़ोन उठाया। जब मैंने उसे बताया कि मैं कैप्टन रामकिशन मेहता बोल रहा हूँ तो खुशी के मारे सजादा की माँ से बोला न गया, तुम किशन हो, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही है। फिर माता जी ने सजादा को आवाज़ देकर कहा, सजादा इधर आओ, देखो किशन बोल रहा है। किशन वापस आ गया है। सजादा की आवाज़ भी खुशी से कांप रही थी। मुझे वफूर और मुसरत से सजादा की सिसकियाँ भरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, अरे पगली, ये तो खुशियाँ मनाने का वक्त है। ये तुम्हारी मोहब्बत ही थी जो मुझे उन खूंखार कातिल डाकुओं से बचा कर ले आई है। तुम आओगी तो तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा। बस भगवान की बड़ी कृपा हुई है। सजादा ने कहा कि वो अभी मेरे बंगले पर आ रही है और वो आज अपने ऑफिस नहीं जाएगी। मैंने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी मुझे साफ करने की बजाय बस गर्म पानी से गुस्ल करके धोती कुर्ता पहन लिया, माथे पर तिलक भी लगा लिया, चाय पी और अपने बास तिवाड़ी को फ़ोन किया। तिवाड़ी जी अभी सोकर ही उठे थे। मेरी आवाज़ सुनकर पहले तो वो भौंचा रह गया, फिर बेहद खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए बोले, कैप्टन मेहता, मैं तुम्हारी वापसी पर बधाई देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी से नाराज़ हो चुके थे। पुलिस और मेरे इंटेलिजेंस के आदमियों ने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी
کہ جہاں تمہیں تلاش نہ کیا گیا ہو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سر دفتر آ کر ساری رام کہانی سناؤں گا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ بھگوان نے مجھے بچانا تھا سو بچا لیا، میں تو قاتلوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ اب آپ ہی سوچیں کہ میں یرغمالی کی رقم کہاں سے ادا کر سکتا تھا، میرے پیچھے کون تھا، اور وہ لوگ تو مجھے 2-1 روز میں قتل کرنے والے تھے کہ ایک بوڑھے ڈاکو کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے مجھے غار سے نکال کر جنگل میں بھگا دیا۔ دفتر آ کر ساری بات سنا دوں گا۔ وشرام بابو کو میرا پرنام کہیے گا۔ وشرام کو تم گھر پر فون کر کے یہ خوشخبری سنا دو۔ تیواڑی نے مجھے اس کا فون نمبر بتایا، میں نے لکھ لیا۔ یہ اس کے نئے مکان کا فون نمبر تھا۔ تیواڑی نے بتایا کہ میرے دفتر کے دوسرے ساتھی بھی میرے بارے میں بڑے پریشان رہے تھے اور اب وہ میری واپسی کا سن کر بڑے خوش ہوں گے۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ فون کر کے ورانڈے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سجاتا اپنے ماتا پتا اور بھائی کے ساتھ گاڑی میں وہاں پہنچ گئے۔ وہ واقعی میرے غم میں دبلی ہو گئی تھی، اس کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ سب میرے حلیے کو یعنی میری بڑی ہوئی داڑھی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سب لوگ میرے ارد گرد کمرے میں بیٹھ گئے اور اب میں نے انہیں گنڈوں کے چنگل میں پھنسنے، ان کی طرف سے دی گئی اذیتوں اور پھر وہاں سے بھاگ نکلنے کی فرضی کہانی سنی۔ اس کہانی کی ایک ایک تفصیل کو میں نے اپنے ذہن کے اندر پکا لیا تھا، کیونکہ یہی کہانی مجھے سب کے آگے اور خاص طور پر اپنے باس انٹیلیجنس چیف تیواڑی کو بھی سنانی تھی، جسے میرے قیاس کے مطابق پہلے سے کچھ شک ہو گیا تھا کہ میں کسی ہمسایہ ملک کے لیے وہاں بیٹھ کر جاسوسی کرتا ہوں۔ سجاتا کی ماتا نے کہا، تیری بہن کرشنا بھی بڑی پریشان تھی، اس کو تم نے بتایا کہ تم آ گئے ہو۔ اب مجھے خیال آیا کہ میں نے دلی والی اپنی بہن کرشنا کو تو فون کیا ہی نہیں، تب مجھے بمبئی والے چچا درگا پرساد کا بھی خیال آیا کہ میں نے اسے بھی اطلاع نہیں کی تھی۔ اصل میں یہ میرے سگے رشتے دار ہوتے تو مجھے خیال آتا۔ میں نے انتہائی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے فوراً کرشنا بہن کو دلی اس کے گھر فون کیا۔ خوشی کے مارے اسے بولا نہ گیا۔ میں 2.25 ماہ بعد جیسے دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا تھا۔ بمبئی والے چچا کو بھی میں نے فون پر اپنے آنے کی خبر کر دیا۔ سجاتا کے پتا جی نے کہا، ڈاکوؤں کی طرف سے صرف ایک بار تمہاری رہائی کی وجہ شاید 1 لاکھ روپے کی رقم طلب کی گئی تھی۔ بیٹا ہمارے پاس اتنی رقم ہوتی تو ہم اس وقت تمہیں رہا کروا لیتے۔ میں نے کہا، پتا جی آپ نے میرے بارے میں اتنا خیال تو کیا، ویسے ان ڈاکوؤں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میرے کسی رشتہ دار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھ پر زیادہ تشدد کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھ سے کسی دولت مند رشتہ دار کا ایڈریس پوچھتے تھے، مگر میں نے چچا اور اپنے بہنوئی کا ایڈریس انہیں بالکل نہیں دیا۔ اتنے میں کرشنا کماری یعنی میری بہن بھی اپنے خاوند کے ساتھ آ گئی اور مجھ سے لپٹ کر بے اختیار ہونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ بار بار میری بڑی ہوئی داڑھی کو دیکھتی اور کہتی ان کٹھوروں نے میرے بھیا کا کیا حلیہ بنا دیا ہے، اور پھر رونا شروع کر دیتی۔ میں نے اسے بھی وہی فرضی کہانی سنا دی۔ کوئی نصف گھنٹے بعد ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں میرے باس انٹیلیجنس چیف مسٹر تیواڑی تھے۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی کی ٹوکری اور پھولوں کا ہار لائے تھے۔ میں نے باہر نکل کر ان کا سواگت کیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، کیپٹن مہتا تم نے تو رشی منیوں والی داڑھی بڑھا لی ہے۔ میں نے کہا، سر پچھلے جنم میں کوئی اچھا کرم کیا تھا جس کے بدلے ان گنڈوں سے جان بچا کر بھاگ گیا ہوں۔ 2.25 مہینے مدھیہ پردیش کے جنگلوں کے غاروں میں بند رہا، ہر وقت جان کے لالے پڑے رہتے تھے، شیو کرنے کی کہاں فرصت تھی۔ چندن جی نے مجھے ہار پہنایا، سجاتا کی ماتا پتا کو پرنام کیا اور میرے خریا سے واپس آ جانے پر مبارکباد دیا۔ میں نے انہیں اپنی فرضی رام کہانی سنا دیا۔ وہ بڑے غور سے میری باتوں کو سنتے رہے۔ اینک کے پیچھے مجھے ان کی آنکھیں پہلے سے زیادہ بڑی معلوم ہو رہی تھیں۔ کہنے لگے، مدھیہ پردیش پولیس کو بھی ہم نے چوکس کر دیا تھا، مگر یہ کسی نئے ڈاکوؤں کا گروہ لگتا ہے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کیپٹن مہتا، انہوں نے دلی آ کر خاص طور پر تمہیں کیوں اغوا کیا؟ یہ بڑی ذومنی بات تھی۔ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور جلدی سے کہا، سر یہ بات میں نے ان ڈاکوؤں سے بھی پوچھی تھی۔ سردار نے دانت پیس کر جواب دیا تھا کہ ہم نے راجدھانی کے بڑے بڑے افسروں کو اغوا کر کے ان کے عوض بھاری رقم حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر تمہارے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ افسروں کے پاس رشوت کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ تو سر رقم نہ ملنے کی وجہ سے اب مجھے قتل کرنے کا سوچ رہے تھے کہ ان کے ایک بوڑھے ساتھی کے دل میں بھگوان نے دیا ڈال دیا اور اس نے مجھے موقع پا کر جنگل میں بھگا دیا۔ میرے باس انٹیلیجنس چیف تیواڑی جی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا،
अब तुम शेव वगैरह कर लो कैप्टन, और घबराओ नहीं। हम उन डाकुओं को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम बेशक आज ऑफिस न आना। अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारे साथी तुमसे मिलकर बेहद खुश होंगे। मेरे बॉस ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चला गया। दोपहर का खाना सजाता की माँ तैयार कर रही थी। सजाता के पिताजी और भाई मुझसे गले मिलकर चले गए। सजाता और मैं अपने कमरे में अकेले रह गए थे। हमारे राजो नियाज की बातें शुरू हो गई। सजाता बेहद खुश थी। मैंने पहले कैंची से दाढ़ी मूछों के बाल काटे, फिर साबुन लगाकर अच्छी तरह से शेव कर डाली। शेव करने के बाद मैं अपनी असली शक्ल में आ गया। दोपहर की फ्लाइट से मेरे मुंबई वाले चचा दरगाह प्रसाद भी अपनी पत्नी के हमरा आ गया। उन्होंने मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दिया, फूलों के हाथ डाले, मिठाई तकसीम की। उन्हें भी अपने अगवा और फरार की कहानी सुनानी पड़ी। खाना खाने के बाद मैं खानापुरी की खातिर अपने दफ्तर गया। दफ्तर के साथी बेहद खुश थे। बारी बारी सबसे गले मिले और मिठाई वगैरह खाने के बाद इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवारी के कमरे में महफिल लगी। मैंने सबको अपने अगवा और करार की सनसनीखेज कहानी सुनाई। घंटा डेढ़ घंटा दफ्तर में गुजारने के बाद वापस आ गया। सजाता और उसकी माताजी मेरे बंगले पर ही थी। मेरी बड़ी बहन कृष्णा मुझे एक तरफ ले जाकर समझाने लगी कि अब मुझे सजाता से ब्याह कर लेना चाहिए। मैंने उसे बताया कि अगले बरस तरक्की के बाद सजाता से ब्याह कर लूँगा। 10 बजे रात सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सिर्फ मेरे मुंबई वाले चचा दरगाह प्रसाद अपनी पत्नी के साथ मेरे बंगले पर रह गए थे। उनकी सीट अगले रोज दोपहर की फ्लाइट में बुक थी। दूसरे रोज मैं दफ्तर पहुंच गया। अब मुझे अपना मिशन शुरू करना था और सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में जाकर अपने मजदूब एजेंट से मुलाकात करनी थी। मुझे सिर्फ अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से शुबा था कि उन्हें मेरे अगवा की फर्जी कहानी पर यकीन नहीं आया। इससे पहले शक की बिना पर मेरे पीछे 2 आदमी भी लगाए गए थे जिन्हें मैं खुफिया तौर पर ठिकाने लगा चुका था। एक बात वाज़ेह हो चुकी थी कि मिस्टर तिवारी को अभी तक मुझ पर यह शक नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और कैप्टन रामकिशन मेहता का रूप धार कर वहाँ दफ्तरी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो वो 1 सेकंड की तखीर किए बगैर मुझे फ़ौरन हिरासत में लेकर मेरा मेडिकल चेकअप कराते और मैं गिरफ्तार कर लिया जाता। उन्हें सिर्फ यह शुबा था कि मैं असली रामकिशन मेहता होते हुए किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी कर रहा हूँ और वो मुझे हाथ डालने से पहले किसी पक्के सबूत की तलाश में थे। दफ्तर में आते ही उनके कमरे में चला गया। उन्होंने मुझसे कुछ पुराने फाइलों के बारे में गुफ्तगू किया। मेरी अदम मौजूदगी में बाज़ केसेस के बारे में उन्होंने जो कार्रवाई की थी उससे आगाह किया, मज़ीद ब्रीफिंग की और काफ़ी मंगवा कर इधर उधर की बातें करने लगे। उनसे कुछ ब्रीफिंग लेकर मैं अपने कमरे में आ गया। मैं फाइलों में घिरा हुआ मसरूफ़ था कि फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी जानब से सजाता बोल रही थी। उसका इसरार था कि मैं ऑफिस से निकलने के बाद उसके साथ संगीता में बैठकर चाय पीऊँ। ऑफिस से फारिग होने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। वैसे भी दोपहर के बाद चचा दरगाह प्रसाद अपनी पत्नी के साथ जा चुके थे और मेरे बंगले पर सिवाय नौकरानी के और कोई नहीं था। लेकिन मैं सजाता से दूर दूर रहने में बेहतरी समझता था, इसलिए कि अब मेरे पास एक ऐसा नाजुक और अहम तरीन मिशन था जिसका मरकज़ दिल्ली शहर ही था और मेरी ज़रा सी भूल सिर्फ मुझे फांसी के तख्ते पर ना ले जाती बल्कि मेरे अहम तरीन कौमी मिशन को भी खाक में मिला सकती थी। मैंने थकन और नासाज तबीयत का बहाना बनाया। अच्छा, तो फिर मैं अपने ऑफिस से निकल कर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। सजाता ने तजवीज़ पेश किया। हम तुम्हारे बेडरूम में बैठकर चाय पियेंगे। ओके डियर, बाय बाय। इससे पहले कि मैं कोई और बहाना बनाता, सजाता ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं खामोशी से दोबारा फाइलों में जुट गया। 2.25 महीनों की फाइलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। उन्हें निकालते निकालते मुझे 5 बज गए। सजाता का फ़ोन फिर आ गया। अब वो मेरे घर से फ़ोन कर रही थी। डियर, यह तुम किस ऑफिस में काम कर रहे हो? मैंने कुर्सी की पूछ से टेक लगाते हुए कहा। कई दिनों के बाद दफ्तर आया हूँ, फाइलों के ढेर में गुम हूँ, सजाता ने कहा। और मैं यहाँ बैठी तुम्हारी राह देख रही हूँ। अब घर की तरफ चलिए, मैं आपके बेडरूम से फ़ोन कर रही हूँ। मेरे बेडरूम में ऐसी कोई मुश्तबा शय नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा रेडियो वायरलेस सेट था जिसे मैंने अपने बंगले के एक भी बाग में एक दरख्त के चबूतरे में छुपा रखा था। चूँकि लंका के एजेंट की तरफ से मुझे मकबरा हुमायूं में मौजूद मजदूब एजेंट से मिलने की हिदायत मिली थी, इसलिए पाकिस्तान में अपने बास से वायरलेस पर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने आने के थोड़ी देर बाद ही दरख्त के नीचे जाकर चबूतरे की ईंट उठाकर रेडियो वायरलेस सेट को देखकर अपनी तसल्ली कर ली थी।
मैंने सजादा से कहा कि मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद किया, फाइलों के ढोर को एक तरफ किया। मोती नगर तक पहुँचते पहुँचते शाम का झिपटा रात के इब्तदाई अंधेरे में बदल गया। गाड़ी अपने बंगले के छोटे से गिराज के छप्पर के नीचे खड़ी करने के बाद मैं चाबी घुमाता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। सजाता बेडरूम में मेरे बिस्तर पर नीम दराज एक फिल्मी रिसाला पढ़ रही थी। सजाता ने रात का खाना मेरे साथ ही खाया। फिर हम कुछ देर तक मीटिंग रूम में बातें करते रहे। जब घड़ी ने 9 बजे और हिंदी में खबरें शुरू हो गई तो वो घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं खुद उसे उसके घर छोड़ आया। वापसी पर मैं उसे बिल्कुल भूल चुका था और सोच रहा था कि कल शाम मुझे मकबरा हमयूं के अकबी दरवाजे की सीढ़ियों पर अपने मजूब एजेंट से मुलाकात करनी होगी। लाल किले के उस दीवान को मैंने कई बार देखा जहाँ गदर की कितनी बड़ी बड़ी हाथ की बनी हुई तस्वीरें लगी थी। गदर के ज़माने के कुछ नवादरात भी रखे थे। इस दीवाने खास या दरबार हाल को भारतीय हुकूमत ने जंग आज़ादी की तारीख के हवाले से अजायब घर में तब्दील कर दिया था। इस अजायब घर के नीचे वो खुफिया तहखाना था जिसके अंदर एक लाकर में चाणक्य प्लान का फार्मूला और भारतीय एटमी सेंटर के नक्शे की मैक्रो फिल्म महफूज थी। लेकिन यह फिल्म निकालना इतना आसान नहीं था। लाल किले में बाकायदा फौजी छावनी बनी हुई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। अभी तक मुझे अपने मिशन की तकमील के सिलसिले में कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लाल किले के अजैब घर का भरपूर और तफसीली जायजा लेने के बाद ही किसी हिकमत अमली पर गौर करना था। लेकिन दिल्ली के माहौल और हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। मुझे इस अमर में शुबा था कि इस मिशन में पोशाली मेरी कोई नुमाया मदद कर सकेगी। इसके बावजूद मैं उससे बेनियाज नहीं होना चाहता था। मुश्किल वक्त में वो जिस तरह मेरी मदद कर सकती थी दूसरा कोई नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो थाना मोती नगर का SHO पहले से मौजूद था। वो मेरे बॉस मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में था। बॉस ने मुझे बुलवा कर उसे मिलवाया। SHO हिंदू था और उसका नाम लखी राम था। उसने मुझसे मेरे अगवा की तफसील पूछी। मैंने सारा वाक़या एक बार फिर पूरी याददाश्त से सुना दिया। SHO बोला, सर आपको थाने चलकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। यह ज़ाब्ते की कार्रवाई है। वैसे तो हम उस रोज़ से तफ्तीश कर रहे हैं जिस दिन आपको डाकू अगवा करके ले गए थे। मेरे बॉस ने भी मुझे यही मशवरा दिया। मैं SHO के साथ मोती नगर के थाने पहुंच गया। वहां तहरीरी तौर पर अपना बयान लिखवाया, उस पर दस्तखत किए और वापस आ गया। थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर CID भी मौजूद था। चूँकि मैं भारतीय वज़ीर आज़म के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक जिम्मेदार अफीसर था, इसलिए पुलिस पूछगछ करते हुए बड़ी मोहतात थी। इंस्पेक्टर CID ने सिर्फ मुझसे डाकुओं का हुलिया पूछा और जंगल का वो मकाम जहाँ से मैं भागा था। मैंने यूं ही हुलिया और जंगल की एक गुमनाम सी जगह बता दी। 4 बजे मैं दफ्तर से निकलकर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। आज शाम मैंने मकबरा हमयूं में अपने एजेंट से मिलने का फैसला कर लिया था। मैं भारतीय पहनावा यानी खद्दर के कुर्ते पजामे और गर्म नेहरू कट वास्केट पहन कर जाना चाहता था। मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने पश्मीने की शाल ओढ़ ली। शाम 5:30 बजे मैं मकबरा हमयूं की तरफ रवाना हो गया। मैंने सीधे मकबरे की तरफ जाने की बजाय शहर के एक पुरहजूम इलाके में एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख किया। गाड़ी मैंने स्टोर के पार्किंग लॉट में खड़ी की और सोचे समझे मंसूबे के तहत अंदर घुस गया। ज़रा देर बाद उसके अकबी दरवाजे से बाहर आ गया। वहाँ से टैक्सी पकड़ी और उसे मकबरे के करीबी पार्क की तरफ चलने को कहा। यह पार्क नया नया तामीर हुआ था और अभी उसकी आरइश का काम हो रहा था। पार्क तक पहुँचते पहुँचते शाम गहरी हो गई। पार्क के गेट से कुछ दूर मैंने टैक्सी छोड़ दिया और दरख्तों में से गुजरता हुआ हमयूं के मकबरे में दाखिल हो गया। यहाँ मकबरे की डेवड़ी में गैस का बड़ा हुंडा रोशन था। मकबरे के चबूतरे के चारों तरफ खंभों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी। कुछ लोग इस वक्त भी वहाँ सैर तफरी कर रहे थे। चंद गैर मुल्की जोड़े तस्वीरें उतारने में मशगूल थे। मैं भी चहलकदमी करता हुआ मकबरे की अकबी सीढ़ियों की तरफ निकल आया। मजदूर फकीर मुझे फौरन ही नजर आ गया, जिसके पास एक औरत बैठी उसे अपने हाथ से लड्डू पेड़े खिला रही थी। मैं करीब जाकर हाथ बांधकर नमस्कार बाबा जी कहकर बैठने ही वाला था कि मजदूब ने लाल लाल आंखों से मुझे घूरते हुए चीख कर गाली दी, भाग जा यहाँ से साले, नहीं तो ज़मीन में गाड़ दूंगा। मैं जल्दी से सामने वाली झाड़ियों की तरफ चला गया। अब मुझे औरत के वहाँ से चले जाने का इंतज़ार था। ये उधेड़ उम्र की साड़ी पोश औरत हिंदू लग रही थी। मजदूब बड़े मज़े से औरत के हाथ से लड्डू पेड़े उड़ा रहा था। फिर उसने हाथ का इशारा किया। औरत प्रणाम करती हुई वहाँ से चली गई। मैं झाड़ियों से निकलकर मजदूब की तरफ बढ़ा
और नमस्कार करते हुए बैठने लगा तो मजदूब ने एक बार फिर मुझे झड़क कर वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, बाबा जी ये मिठाई आपके लिए चाणक्य ने भेजी है। मजदूब ने एक लम्हे के लिए ठुठक कर मुझे घूर कर देखा और कड़े कर कहा, वो खुद क्यों नहीं आया? मैंने फौरन जवाब दिया, वो जहन्नम में पहुंच चुका है। मजदूब ने सर झुका दिया और आहिस्ता से बोला, झाड़ियों में जहाँ तुम अभी गए थे वहाँ से चंद कदम पीछे इमली के बड़े दरख्त तले मेरे झोंपड़ा है, वहाँ जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैंने ऐसा ही किया। कुछ ही देर बाद मुझे अपना मजदूब एजेंट झुग्गी की तरफ आता दिखाई दिया। आते ही वो झुग्गी के अंदर चला गया। मैं अपनी जगह दम साधे बैठा झुग्गी की तरफ तकता रहा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो झुग्गी से बाहर आया। उसके हाथ में एक थैला था। तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसका नाम क्या है? मजदूब ने मेरे सामने बैठते हुए पूछा। पोशाली। मैंने जवाब दिया। तुम्हें कल शाम मेरे पास पहुंच जाना चाहिए था, उसने खफगी से कहा। बहरहाल आज से 3 दिन बाद पोशाली तुमसे वहीं मिलेगी जहाँ उससे मिलने के लिए तुम्हें कहा गया है। फिर उस मजदूब ने थैले में हाथ डालकर कपड़े में लिपटी हुई कोई शय निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, इसमें तुम्हारे लिए 6 नए जहरीले सिगार हैं। तुम इनके इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हो। हर सिगार में 7 अफराद को हलाक करने के लिए जहर मौजूद है। एक सिगार के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद अगर बुझा दोगे तो उसे दूसरी बार भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। यूँ तुम एक सिगार से 7 दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा सकते हो। अब तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ और दोबारा हमयों के मकबरे की तरफ मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूँगा। मैंने रुमाल में लिपटे हुए जहरीले सिगारों को अपनी बास्केट की जेब में रखा और उठकर तेज़ी से मकबरे की अगली दीवार की तरफ चल पड़ा। जहरीले सिगार हासिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन अपना घेरा तंग करते जा रहे थे और इन शिकारों की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही थी। मुझ पर किसी जानब से भी अचानक हमला हो सकता था। सबसे ज़्यादा ख़तरा मुझे अपने यार बास मिस्टर तिवारी की तरफ से था। उसे मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक हो गया था और अब वो किसी मामूली से सबूत का इंतज़ार कर रहा था।